नमस्कार साथियों, मैं नौकरी घर के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोग या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास का शुरुआत किया था। आज हम उसी संवैधानिक विकास को आगे 1861 के अधिनियम से शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो अभी फिलहाल बैच चल रहा है ये यूपीएसआई का स्पेशल बैच है। यूपीएसआई का स्पेशल बैच है। इसमें मैं जीएस और जीएस में पॉलिटी सेक्शन, संविधान जिसे कहते हैं, और मूल विधि के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा जो जीएस है वो मेरे साथ अन्य साथी मेरे पढ़ाएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग आगे अपने पोर्शन में। तो 1861 के अधिनियम से आज हम लोगों को चालू करना है। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का तात्पर्य जैसे सरकार में अलग अलग कार्य क्षेत्र के लिए अलग अलग विभाग या मंत्री जो मंत्रालय बना दिए जाते हैं उसी को कहते हैं विभागीय या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो इसका शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1861 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। अच्छा, इसी अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? 1861 के अधिनियम के द्वारा। अध्यादेश एक ऐसा आदेश होता है जब जो विधायिका के रूप में उसके कार्य करता है। जैसे विधायिका के रूप में, जैसे विधायिका जो कोई विधान या अधिनियम बनाती है तो उस अधिनियम को केवल एक गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति, आज के संदर्भ में राष्ट्रपति को उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति उसको अगर अध्यादेश को पारित करता है तो वो अधिनियम के रूप में ही माना जाता है। इस अधिनियम में आगे एक और बात क्या हुई? इस अधिनियम में हाई कोर्ट की स्थापना चालू कर दी गई थी। हाई कोर्ट का मतलब इस 1861 के अधिनियम के द्वारा मद्रास, बंबई, कलकत्ता 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। मद्रास, बंबई और कलकत्ता 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। आते हैं अब आगे 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 के अधिनियम में क्या हुआ? 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। कौन सी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अच्छा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रत्यक्षता नागरिक इसमें भाग नहीं लेते थे। इसमें जब चुनाव होता था सदस्यों का, परिषद के सदस्यों का, जब सदस्यों का चुनाव होता था तो इसमें परिषद के या जो नागरिक हैं वो परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए भाग नहीं लेते थे। तो इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा गया। तो अगर एग्जाम में आता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो 1892 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा। इसमें 2 और अधिकार क्या दिए गए? विधानमंडल में 2 अधिकार प्रदान किए गए भारत के सदस्यों के लिए। भारतीय सदस्यों के लिए परिषद में 2 अधिकार और प्रदान किए गए। कौन कौन से? पहला, बजट में विचार करने का अधिकार। मतलब अगर बजट पेश किया गया है सदन में, तो परिषद में या सदन में, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीयों को अधिकार प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें 6 दिन पूर्व की सूचना देने के बाद कोई भी प्रश्न पूछने की भी छूट दे दी गई। लेकिन उसमें फाउंडेशन क्या था कि 6 दिन का पहले से ही उसमें सूचित करना, 6 दिन पूर्व लोगों को सूचित करना है कि अध्यक्ष को, परिषद के अध्यक्ष को सूचित करना है। ठीक, तो इसमें महत्वपूर्ण 2 ही काम हुए थे। कौन कौन सा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन और बजट पर या परिषद के कार्य प्रणाली में थोड़े से अधिकार भारत के सदस्यों के लिए बढ़ाए गए थे। देखते हैं आगे है, अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था। कैसे? इसमें मुस्लिम व्यक्तियों या नागरिकों या सदस्यों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था स्थापित कर दी। अब पृथक निर्वाचन क्या होता है? पृथक निर्वाचन का तात्पर्य होता है कि मुस्लिम जो है केवल मुस्लिम को ही वोट दे सकेगा, सिख को ही वोट दे सकेगा। इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन। तो इसमें क्या किया गया? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई।
इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिंटो द्वितीय उस समय का भारत का वायसराय था और मार्ले भारत का राज्य सचिव था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता था। अच्छा, ये जो पृथक निर्वाचन यहां से चालू हुआ, इस पृथक निर्वाचन ने भारत को जहां सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था और उसका चरण परिणति कहां दिखी? भारत का और पाकिस्तान का विभाजन के रूप में। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, ये बंटवारा उसका चरम परिणत हुआ था। अगला इसमें एक और महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? 1909 के अधिनियम के द्वारा बजट में पूरक प्रश्न पूछने का भी इजाजत दे दिया गया था कि अब भारतीय सदस्य बजट पर चर्चा करते हुए केवल अपने विचार ही नहीं रख सकते, अगर कोई किसी प्रश्न से संतुष्ट नहीं है तो उसमें काउंटर प्रश्न या काउंटर क्वेश्चन मतलब पूरक प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं। तो ये इसमें एक और ऐड किया गया था पॉइंट कि भारतीय सदस्यों के लिए थोड़ा सा और अधिकार दिया गया था परिषद में उन्हें विचार विमर्श करने के लिए। तो इस प्रकार से 1861, 1892, 1909 ये 3 हमारे अधिनियम पूरे हो जाते हैं। अगला क्या है? अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। अच्छा, भारत शासन 1919 को हम और क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और उस समय का तत्कालीन भारतीय राज्य सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें उत्तरदायी शासन की सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना का एक प्रयास किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तरदायी शासन का स्थापना के लिए सर्वप्रथम प्रयास किस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित या लाया गया था, तो इसका आंसर होगा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। इसमें दूसरी एक और व्यवस्था क्या की गई कि द्विसदनात्मक मतलब अब द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई कि परिषद अब 2 सदनों में बट गया, उच्च और निम्न जैसे आज है वैसे ही परिषद उस समय 2 सदनों में बांट दिया गया था और द्विसदनात्मक व्यवस्था की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ? और इसके आगे पृथक निर्वाचन, जो पृथक निर्वाचन हम लोगों ने पढ़ा कि मुस्लिमों को दिया गया था, उस पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इसमें क्या किया गया? विस्तार का मतलब उसमें मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था। इसमें क्या हुआ? इसमें सिख, ईसाई और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। इसका मतलब कि अब सीधे सीधे सरकार फूट डालो और राज करो की नीति को और आगे विस्तारित करके अपने शासन का दायरा विस्तारित करना चाहती थी। तो यहां पे पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। और क्या किया गया? 1919 के अधिनियम का एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न था वो क्या था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। हम लोगों ने पीछे 1892 के अधिनियम में पढ़ा कि इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई और 1919 के अधिनियम में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो अब हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कौन कौन से अधिनियम के द्वारा शुरू किए गए थे। अगर केवल निर्वाचन पद्धति पूछता है कि निर्वाचन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस अधिनियम में किया गया, तो हम अप्रत्यक्ष को वरीयता देंगे और 1892 में टिक मारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या हुआ। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। कैसे? प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब था कि जो राज्य के और प्रांत के सब्जेक्ट थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? आरक्षित सब्जेक्ट और दूसरा हस्तांतरित सब्जेक्ट। 2 प्रकार के विषयों में इनको बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में क्या था? ऐसे सभी विषय को आरक्षित विषयों में शामिल कर लिया गया जिनसे किसी न किसी प्रकार से धन की प्राप्ति हो या न्यायिक व्यवस्था से संबंधित हो या कानून प्रशासन से संबंधित हो या उस समय के व्यय से, जो जहां व्यय ना हो उससे संबंधित जितने भी पक्ष थे सबको आरक्षित में रख लिया गया। और हस्तांतरित का मतलब था जहां केवल व्यय होना है, लोगों को सुविधाएं प्रदान करनी है, उसको किसमें शामिल किया गया? हस्तांतरित
विषयों में उसको शामिल किया गया। ठीक है, तो हस्तांतरित विषयों में अच्छा उदाहरण के तौर पे हस्तांतरित विषय कौन कौन से रहे होंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, सड़क निर्माण, ये सब किसमें कर दिया गया, हस्तांतरित विषय में। आरक्षित विषय में कौन कौन से किया गया, न्यायिक जो मुकदमे थे, दीवानी, जो फौजदारी मुकदमे थे, सभी प्रकार के कर से संबंधित कानून, वो सभी किसमें डाल दिए गए, आरक्षित विषय में। ठीक है, तो इस प्रकार से 1919 का अधिनियम में केवल कितनी बातें हैं, 1 2 3 4 5 बातें अगर हम 1919 के अधिनियम की अगर याद कर लें या समझ लें अच्छे से, तो हमारा क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। आगे आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आज के संविधान की बहुत सारी बातें उसी भारत शासन अधिनियम के 1935 से ही ली गई हैं। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, आज जो हम लोग संघात्मक सरकार या सहकारी संघवाद की बात करते हैं, उसकी नींव कहां पे रखी गई थी, उसकी नींव रखी गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा, और उसी समय संघात्मक सरकार की सर्वप्रथम स्थापना करने का प्रयास किया गया था और स्थापना की गई थी, उसको क्या कहते हैं, संघात्मक सरकार। इसके अलावा इसमें दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, बर्मा जो आज का म्यांमार है, जो आज का म्यांमार है, उसको पृथक कर दिया गया था भारत से, और 1935 के अधिनियम के द्वारा उसको पृथक कर एक अलग राज्य बना दिया गया था भारत से पृथक करके। ठीक है, इसके अलावा प्रांतीय द्वैध शासन, जो 1919 में प्रांतीय द्वैध शासन लागू किया गया था, उसको पूरी तरह से यहां पे समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय द्वैध शासन। और अच्छा, प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त तो किया गया, लेकिन प्रांतीय द्वैध शासन के स्थान पे केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। बात ये थी, मतलब अब क्या हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अच्छा, केंद्र में द्वैध शासन, अब अगर हम यहां पे देखें तो 2-3 बातें हमारे सामने स्पष्ट होकर आती हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन किसमें लागू किया गया, 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन किसमें हटाया गया, 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन किसमें लागू किया गया, 1935 में। तो इस तरह ये 3 बातें बहुत ही सामने उभर के आती हैं। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा 1935 के अधिनियम में जो विषय होते हैं, जो आज हम लोग पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची में 3 श्रेणियां बटी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस समय इन 3 श्रेणियों में संघ सूची और राज्य सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को बांट दिया गया, और संघ और राज्य और समवर्ती सूची में विषयों को बांटकर उनको उस समवर्ती सूची के विषयों के अकॉर्डिंग उनको कार्यप्रणाली संचालित करने की छूट प्रदान कर दी गई। तो विषयों की 3 श्रेणियां यहीं से बनती हैं। तो अगर हम आज जो हम उसका स्वरूप देखते हैं कि 3 श्रेणियां हैं, समवर्ती, राज्य और 7वीं अनुसूची में, वो सब भारत शासन अधिनियम से ही प्रेरित हैं। आगे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस तरह से हम लोग 1773 से हम लोगों ने चालू किया था। कहां से, 1773 के एक्ट से चालू किया था, और 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग इसको समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग पॉलिटी का कोई भी दूसरा टॉपिक जो आप लोग कहेंगे, मैं यूपीएसआई के अकॉर्डिंग, आप चाहे किसी भी, आपको अगर जो उसमें पढ़ने हैं, विधायी संबंधी विषय पढ़ने हैं, कुछ बिल पढ़ने हैं, कुछ विधि पढ़नी है, आप जो कहेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी विधि पढ़नी है या संविधान के कुछ टॉपिक आपको पढ़ने, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये मैं यहां से हम लोग 1773 से 1935 की यात्रा को समाप्त करते हैं। और मैं ये जो मैंने पूरा का पूरा ये बताया अभी पूरे अधिनियम, इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।